नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड फिजिक्स लेक्चरर की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। उसमें हमने देखा था बेसिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा डायमेंशन और यूनिट के बारे में। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा इसमें तीसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करें आपके पास डायमेंशन की हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। अब इसमें हमारे पास कुछ 2 एप्लीकेशन और रह गई हैं, यूनिट कन्वर्जन और आपके पास रिलेशन डिराइव करना। ठीक है, उसके बाद हमारा ये डायमेंशन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स वगैरह है। फिर उसके बाद हम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देन टेंशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे आपके पास एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपने कई बार देखा भी होगा, डायमेंशन ऑफ 1/, एप्सिलॉन नॉट आपके पास इनटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है आपके पास परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अभी तो मैं वो मैथमेटिकल वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ जिससे फार्मूला निकल के आता है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट तरीके से इसके बारे में बताया जा सकता है कि ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका आपके स्पीड की लाइट के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें दे रखा है स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वो होता है 1/, आपके पास म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम इसके डायमेंशन आपके पास कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बतानी 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की अगर डायमेंशन बतानी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। और जैसे ही दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, ये आ जाएगा 1/, आपके पास 1/, आएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमको पता है कि सी क्या है। सी क्या है, सी हमें पता है आपके पास स्पीड है। स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, LT-1। तो जैसे ही आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे आपके पास यहाँ से LT-1, इसका क्या आ जाएगा, जरा बोलो स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/, आपके पास μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा L की पावर 2 और यहाँ से आ जाएगा T की पावर -2। ठीक, इक्वल कितना आ जाएगा, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगी डायमेंशन। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, L² T की पावर -2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके पास। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द क्वांटिटी, क्वेश्चन लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर। ठीक है, द क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन आर। ठीक है, किस किस के पास सेम डायमेंशन नहीं है आपको ये बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है आपके पास टॉर्क एंड वर्क। पहला ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क। दूसरा हमारे पास मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड 1/, आपके पास, या फिर इसको ऐसे लिख दो, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लास्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन है, हमको ये समझ में आता है कि यहाँ जो हमने लिखा है स्पीड आपके पास 1/, आपके पास μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी सही है। ठीक है,
द क्वांटिटी बोला, द फिजिकल क्वांटिटी आप ऐसा लिख सकते हो अगर सही से लिखना चाहते हो तो। द फिजिकल क्वांटिटी आपके पास नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, जिनके पास सेम डायमेंशन नहीं है कह रहा है, ठीक है। अच्छा बता, टॉर्क और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, कैसे पता चलता है। तो वर्क की तो आपको पता है एनर्जी है, नॉर्मल सी बात है, जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वही होती है किसकी, जरा बोलो, वर्क की। या फिर आप वर्क को ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। यहाँ से डायमेंशन अगर आप देखो तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, एल। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास फोर्स एम एल टी माइनस टू होता है, मतलब एम एल टी माइनस टू और ये एल। तो एल इंटू एल कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, ये आ जाएगा टी की पावर माइनस टू, ठीक है। ये आ जाएगा किसकी, जरा बोलो, वर्क की। टॉर्क भी कैसे डिफाइन होता है, टॉर्क के लिए भी डिफाइन करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ता है, फोर्स इंटू आपके पास क्या लिखते हैं जरा बोलो, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। वैसे फोर्स इंटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है जरा बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कहां से क्या, जब हम टॉर्क को पढ़ेंगे तब उसके बाद इस टॉर्क को समझेंगे कि टॉर्क निकाला कैसे जाता है। लेकिन हमें फिलहाल के लिए हम डायमेंशन की समझ सकते हैं, फोर्स इंटू आपका डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बात की बात है। तो फोर्स और डिस्टेंस आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इसकी भी डायमेंशन फिर से कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो इन दोनों की ये तो दोनों सही है इसका मतलब, ठीक। और अभी ये लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा इसकी डायमेंशन भी सही है, ठीक है। स्ट्रेस अगर हम समझें तो हमको ये समझ में आना चाहिए, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस अगर हम समझें इसको, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया आपको भाई ये समझ में आता है। अगर हम बात करें यहाँ से अगर डायमेंशन निकालेंगे तो एम एल टी माइनस टू, और यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी जरा बोलो, यह आ जाएगा आपका एल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो स्ट्रेस की जो डायमेंशन क्या आएगी जरा बोलो, यह आ जाएगी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। यह आ जाएगी डायमेंशन, क्या आ जाएगी डायमेंशन, कितनी आएगी, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू। यंग मॉडुलस अगर आप बात करोगे ना, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि ये एक इलास्टिक कांस्टेंट है, जो भी लिखा जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखा जाएगा। वैसे नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, ऑलरेडी आपको पता ही है। स्ट्रेस बाय क्या लिखेंगे, स्ट्रेन लिखेंगे। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, तो इसका मतलब जो स्ट्रेस की होगी डायमेंशन वही किसकी डायमेंशन हो जाएगी जरा बोलो, ये कैसा होता है, डायमेंशनलेस। ये कैसा होता है, डायमेंशन लेस। क्यों, क्योंकि दो है आपके पास ये सेम चीज का रेशियो होता है। मतलब अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, आपके पास लेंथ बाय लेंथ का रेशियो होगा, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है, ऑलरेडी आपको पता भी है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आपने देखा होगा। इसका मतलब वाई की भी जो डायमेंशन होगी, वाई की भी डायमेंशन क्या होगी जरा बोलो, यही होगी जो स्ट्रेस की है। ये समझ में आता है। अब मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, देखो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन मोमेंटम की डायमेंशन आपके पास ये प्लैंक कांस्टेंट की इक्वल नहीं होती है। अगर आप यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मोमेंटम ऑलरेडी आपको पता है पी इक्वल टू एम वी होता है। यहां से आप एम एल टी माइनस वन आ जाएगा ये डायमेंशन। और वहीं अगर आप देखोगे ना, ये प्लैंक कांस्टेंट आप कहां से निकाल सकते हो, प्लैंक कांस्टेंट को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ा है कि आपके पास डेल्टा, आपके पास एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स हम जानते हैं, ये नियरली किसके इक्वल होता है, एच के, किसके इक्वल, यही एच के टी का हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। याद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मोमेंटम में अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते यही हमारा क्या बन जाता है जरा बोलो, एंगुलर मोमेंटम बन जाते हैं। समझ में नहीं आई बात। तो ये हमारे पास अगर आप देख पा रहे हैं, इसकी जो डायमेंशन आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, एम एल टी की पावर माइनस वन। ये तो आएगा आएगा, मोमेंटम की तो आएगी, इसके साथ लेंथ एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कितने आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। ये आ जाएगी आपके पास डायमेंशन आ जाएगी, किसकी डायमेंशन आ जाएगी, ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। जो एंगुलर मोमेंटम, देखो मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आपके पास सेम नहीं होती, आपको दिख रहा है ये मोमेंटम की डायमेंशन है, ये और ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है, ध्यान में रखना। ये डायमेंशन और किसकी आएगी, अगर आप इसको अगर लिखोगे ये डायमेंशन और ये देखो ना, आपको पता चल रहा होगा ये और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या बन रही है। अगर आपने देखा एल इक्वल टू एम वी आर देखा है, देखा नहीं देखा, मोमेंटम इनटू लेंथ, तो क्या बन जाता है आपके पास, तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, बन जाता है नहीं, डायमेंशनली अभी सोच रहे हैं, डायमेंशनली सोच रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ही है, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वही प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। कई बार आपके पास आता भी है प्लैंक, इनमें से आपके पास कौन सेम सेम कौन से हैं करके, सेम सेम डायमेंशन किसकी हैं करके। तो इनकी तो आपके पास समझ में आ रहा है, इनकी सबकी सेम डायमेंशन है, लेकिन इसकी सेम डायमेंशन नहीं है। इसकी जगह अगर एंगुलर मोमेंटम होता तो इसकी सेम डायमेंशन हो जाती, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आना चाहिए।
हमारे पास ये आपके पास क्या हो जाएगा जरा बोलो, ये इनकी तो सबकी आपके पास डायमेंशन ये हम मैंने राइट कर दिए थे। राइट करने का मतलब ये नहीं कि हमारा राइट आंसर ये है। हमसे बोला था किस पेयर की आपके पास डायमेंशन आपके पास सेम नहीं है, तो इस पेयर की जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नॉट हैविंग होना चाहिए था, शायद क्वेश्चन में नॉट नहीं लिखा तो ध्यान रख लेना, नॉट आएगा। नॉट हैविंग, इसकी और इसकी डायमेंशन दोनों की अलग अलग है, बाकी सबकी डायमेंशन कैसी है, सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नॉट नहीं लिखा तो नॉट लिख लेना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ए एंड बी, if A and B are two different physical quantity, then which of the following operation may be possible। कौन सा पॉसिबल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर ए और बी अगर डिफरेंट अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो पहला हमारे पास है ए प्लस आपके पास ये बी दे रहेगा। दूसरा आपसे आपसे आपके बोला है 3a माइनस बी बोला है। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ए क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। डी ऑप्शन है हमारे पास ए क्यूब इंटू आपका बी की पावर आपके पास 1/3। ठीक है, कह रहा कि आपके पास अगर हमारे पास ये ए और बी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, कह रहा है। तो आपको पता है कि डिफरेंट अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर हाँ फिजिकल क्वांटिटी है, ये समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको वो डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी भाई। वो क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड होती है जिनकी डायमेंशन कैसी होती है, सेम। समझ में आई नहीं आई बात। हम अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगी, अगर एक मास होगा एक लेंथ होगी, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर ये मास होगा ये लेंथ होगा तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास दो अगर आपके पास डिफरेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहली बात तो उनको डायरेक्टली आपके पास ये समझ में आता है ऐड नहीं किया जा सकता है। कब ऐड किया जा सकता है, जब वो सेम हो। ये भी समझ में आ रहा है, इसको भी आपको ये भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये 3b क्यूब है, ये a क्यूब है, ये भी आपका ये क्यूब ही तो बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका a क्यूब बन जाएगा प्लस 3 का क्यूब बन जाएगा 27 इंटू बी क्यूब बन जाएगा। ये भी कहां से पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लाई। जैसे हम फोर्स को लिखते नहीं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो रही है। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। वो अलग बात है हम क्या नहीं कर सकते, जरा बोलो। इनको इस तरीके से आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, जैसे हमने मैंने बोला था नहीं, बोला था 3 kg प्लस 2 मीटर नहीं लिखा जा सकता करके। इसको भी सेम होना पड़ेगा तभी जाके ऐड होके मैं तीसरे के इक्वल लिख पाऊंगा। मतलब अगर मैं कोई नेक्स्ट क्वांटिटी का डिफाइन कर रहा हूं तो उसके इक्वल आने के लिए आपके पास इनकी डायमेंशन भी तो आपके पास एडिशन के केस में सेम होनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी जाके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये समझ में आता है आपको। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है, मे भी पॉसिबल करा, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कुछ बन सकता है इससे, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता अगर इस तरीके से नंबर आएंगे, लेकिन इनमें कुछ नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, इसलिए मे भी पॉसिबल को लिखा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन नंबर हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन हमने एक देख ली थी। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है यूनिट कन्वर्जन। क्या है, यूनिट कन्वर्जन। हमने आपके पास डायमेंशन की एप्लीकेशन चली, ये कौन सी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी,
अगर हम बात करें दूसरी एप्लीकेशन के बारे में तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। सपोज के लिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ सपोज के लिए हमने कहा आपके पास कितनी है, 1 मीटर है। बड़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस रॉड की लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो आपने क्या बताया, अगर आप अगर समझ पा रहे हैं तो आपने आपके पास एक न्यूमेरिकल नंबर बताया, क्योंकि मैंने आपसे बोला 1 मीटर, एक भी बोला ऑलरेडी कितना है ये भी बताया, मीटर भी बोला, मैंने कहा सेंटीमीटर में किसमें जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो यूनिट भी आपको बताई। तो आपने एक न्यूमेरिकल नंबर बताया, आपने कहा 100 सेंटीमीटर होगा करके। मैंने कहा अगर आपसे कहूं इस रॉड की लेंथ अगर 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितनी होगी, अगर आपसे बोला जाए तो आपने कहा ये कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे पास इनिशियल में न्यूमेरिकल नंबर ये हमें पता था, दूसरा हमें उसकी यूनिट भी पता थी, बाद में जिसमें कन्वर्ट किया ये न्यूमेरिकल नंबर आपने बताया, और ये यूनिट ऑलरेडी हमको पता थी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना कि आपके पास ये इतना केजी कितना आपके पास होगा करके, जैसे मैं बोलता हूं 2 केजी ग्राम में कितना होगा, तो आप बोलोगे 2000, बोलोगे बोलोगे नहीं बोलोगे, 2000 ग्राम बोलोगे। तो आप न्यूमेरिकल नंबर बता रहे हो, ग्राम तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, केजी भी बोल ही रहा हूँ। तो वैसे मैंने 1 भी बोला, मीटर भी बोला, सेंटीमीटर भी बोला, आपने ये नंबर बताया मुझे। इसका मतलब हमें क्या करना होता है, जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन में हमें N2 फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है जरा बोलो? N2। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? N2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। N2 अगर कैलकुलेट करोगे तो N1 टाइम्स कितना आ जाएगा, जरा बोलो? U1 बाई U2। ये हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किसको, जरा बोलो? N2 को। इसको हम हमेशा जब भी यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो हम N2 का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें डायमेंशन की यूज करके आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं उस पार्ट को स्किप करूंगा क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर U1 और U2 दोनों की आपको अगर आप डायमेंशन अगर बात करोगे, चाहे आप मास को केजी में लिखो या ग्राम में लिखो, डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास वो जो टर्म्स होंगे वो अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे। जैसे मैंने कहा अभी इनिशियल में आप सपोज करें किसी में ऐसा यूनिट में थे, तो उसमें आपके पास डायमेंशन लिखे तो कुछ भी हो, एम के एम रहेगा, एल रहेगा, टी रहेगा, इसके अगर पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर आपके पास ये, तो ये ऐसी कैसी रहेगी। लेकिन मास कितना था कुछ होगा, लेंथ कितनी थी कुछ होगी आपके पास, इसको L1 लिख दो, टाइम कुछ होगा तो उसको T1 लिख दो। वैसे जब दूसरी यूनिट में जाओगे तो आपके पास उसमें भी आपको इसको कुछ ना कुछ लिखोगे। U2 को आप क्या लिखोगे, जरा बोलो? मास कुछ ना कुछ, बाद में कुछ ना कुछ कोई नई यूनिट बना रहे होगे, लेकिन डायमेंशन कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि मास ही है वो, ये समझ में आता है। लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी, बी। ये आपके पास ये बाद में जिसमें कन्वर्ट किया वो यूनिट, बाद में जो यूनिट बना रहे हो कुछ भी हो सकती है। 1 सेंटीमीटर को बाद में आप 50 सेंटीमीटर का भी स्टैंडर्ड यूनिट बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम भी आप बाद में कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ अगर वैल्यू अगर रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको N2 की वैल्यू मिलेगी N1 टाइम्स आपके पास क्या मिलेगा, M1 बाई M2 की पावर आपके पास क्या मिलेगा, A। L1 बाई आपके पास L2 की पावर क्या मिलेगा, B। ये आ जाएगा आपके पास T1 बाई T2 की पावर क्या आ जाएगा, C, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक, ऐसे करके। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि हम कैलकुलेशन चाहेंगे कि इजी तरीके से हो, तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बाकी आपको बताइए कि इनिशियल में ग्राम में दे रखा है और बाद में बोल दिया 20 ग्राम में कन्वर्ट करना, 20 ग्राम का स्टैंडर्ड बना तो यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक। उसने बोल दिया इनिशियल में लेंथ केजी मीटर में दे रखी थी और बाद में उसने बोल दिया 10 सेंटीमीटर आपका लेंथ नई यूनिट में 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर रख दोगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी करा देंगे जिसमें आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। बाकी रखेंगे इन्हीं में वैल्यू। इनिशियल में एक फर्स्ट यूनिट होगी, सेकंड यूनिट ये होगी हमारी, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होगा। और हमें निकालना क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, N2 निकालना होता है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझ लेते हैं बात को कैसे हो रही करके। मैं लेकिन फिर से कहूंगा हम ज्यादा मैथ से नहीं करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करें, हम शॉर्ट तरीके से आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कन्वर्ट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्ट आपके पास 1 न्यूटन इनटू आपके पास डाइन, ठीक है, इनटू डाइन। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, कई बार छोटे छोटे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें न्यूमेरिकल जो यूनिट है वो कन्वर्ट करनी पड़ जाती है। तो न्यूटन को हमें कई बार आंसर वो बोलता है डाइन में बताओ करके, ठीक है। तो डाइन में बताने के लिए आपको बताना चाहिए 1 न्यूटन कितना होता है करके। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर हम बात करें किसके बारे में, इसके बारे में, तो ये आप ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसा यूनिट है,
ये क्या जरा बोलो, ऐसा यूनिट है। और ये किसके ऐसा यूनिट है आपके पास, जरा बोलो, फोर्स की, जिसको हम बोला है 1 न्यूटन। और इसी का मतलब आपके पास क्या है, 1 न्यूटन का मतलब क्या है, अगर हम ऐसा यूनिट में m इंटू ए के फॉर्म में लिखें तो कितना आ जाएगा, बोलो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ। बाद में अगर हमें जाना है तो नॉर्मल सी बात में हमें किस में जाना है, जरा बोलो, डाइन में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर क्या आएगा ये ऑलरेडी हमें पता नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि डाइन को क्या लिखा जा सकता है इसमें। ये कौन सी यूनिट है जरा बोलो, ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है, सीजीएस। इसको क्या लिखा जाएगा जरा बोलो, ग्राम लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा सेंटीमीटर। इसको क्या लिखा जाएगा जरा बोलो, सेकंड का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, N1 U1 इक्वल क्या था जरा बोलो, N2U2 था। बेसिक फॉर्मूला क्या था, N1 U1 इक्वल टू N2U2। हमें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या फाइंड आउट करना होता है, N2 फाइंड आउट करना होता है। N2 कैसे निकालेंगे, N1 क्या है जरा देखो। अगर आप N1 देखोगे, N1 की वैल्यू क्या है, ये है जो इनिशियल में गिवन होता है, ये N1 है। और ये क्या है उसकी जरा बोलो, U1। ये हमारा N1 बन जाएगा और यहाँ उसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1, और यूनिट क्या है उसकी आपके पास, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 हमें कैलकुलेट करना है, U2 क्या है जरा बोलो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर वाले से टर्म से तो सेकेंड स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्योंकि वो दोनों सेम ही है, ओवर में आ जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर ऑफ 3 ग्राम लिख सकते हैं। दोनों को सेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। मीटर को लिख सकते हैं 10 की पावर ऑफ 2 क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। N2 ऐसे ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। यहां कितना बचेगा, ये 10 की पावर आपके पास कितना, 5 इक्वल कितना आएगा, N2 आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू अगर आप समझ पा रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा N2। अब लिखने का तरीका क्या है, बोला ना 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, तो लिखने का तरीका, ये फॉर्मूला ऑलरेडी ऑलरेडी हमें पता है। लिखने का यही तरीका है, क्या है, N1 की वैल्यू कितनी थी, 1। UN की वैल्यू क्या थी जरा बोलो, न्यूटन में थी, गिवन था ये। बाद में हमने कन्वर्ट क्या किया, N2 फाइंड आउट कितना करा, 10 के पावर 5। U2 की वैल्यू आपके पास, U2 क्या यूनिट है जरा बोलो, ये हमारी U2 यूनिट है, क्या है जरा बोलो, डाइन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया जरा बोलो, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर 100 न्यूटन बोलेगा तो उसके कुछ नहीं करना होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब फटाफट। चलिए, ये ऑलरेडी आपको बताइए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, 1 जूल भी कन्वर्ट करने के लिए आता है। फटाफट इनको निपटा लेते हैं ताकि हमें आगे अगर कभी यूज करने पड़े तो पता हो। ठीक है, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। अर्ग कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है, सीजीएस। और ये क्या है, एसआई। चलिए फटाफट इनको निपटा लेते हैं, ऑलरेडी आपको बता दी ये चीजें। ठीक है, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। बोलो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना। ये भी आसान है। 1 जूल एनर्जी की यूनिट है, आपके पास ये 1 जूल दे रखा। 1 जूल का मतलब, अब जूल मतलब ऑलरेडी आप एनर्जी मतलब समझते हो। एनर्जी मतलब आप समझते हो ना, यूनिट आपके पास क्या रही होगी, आप वो उससे निकाल लो कि अगर आपको केजी मीटर और सेकंड में निकालनी है, एनर्जी मतलब वर्क डन से भी आप निकाल सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, केजी आपके पास, अभी मैंने डायमेंशन लिखी हुई थी आपके पास, किसकी एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। एम क्या होगा, केजी। ये एल स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेकंड में आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना, ये न्यूमेरिकल नंबर पता नहीं है, ये तो ऑलरेडी पता ही आपको, अर्ग करके सीजीएस यूनिट है, तो हम इसी को पता करने वाले। इसको क्या लिखेंगे, ये नहीं पता नहीं है, ये कितना आ जाएगा, ग्राम। इसकी जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जगह क्या आएगा जरा बोलो, सेकंड। तो फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या है, फॉर्मूला क्या है, N1 आपके पास क्या है जरा बोलो, N1U1 इक्वल टू क्या है, N2U2 है। इसकी जगह कितना है, 1। ये कितना आपके पास जरा बोलो, इसको अगर इसमें लिखें केजी, कितना, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर 2, ये आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल नंबर N2 में फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, N2। U2 कितना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर दो 1। केजी को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। ये केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। ठीक, ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इक्वल टू कितना आएगा, N2। ये आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3
और ये 10⁻², का स्क्वायर आएगा तो कितना आएगा 10⁻⁴। ये किस में आएगा ग्राम, और ये आ जाएगा आपके पास किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा जरा बोलो N2, और ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो N2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10⁻⁷। ठीक है, ऐसा ना समझे कि ये तो बहुत बेसिक है करके, ये बातें नहीं करनी चाहिए, आपको बातें पता होनी चाहिए। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पढ़ाया सब जाएगा, टेंशन मत लेना, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा जितना आप कहोगे। ठीक है, लेकिन आपके पास सारी चीजें, आपके पास मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी चीजें हम कलेक्ट करते हुए चले, कोई चीज छूटे ना। ठीक है, चलिए, तो लिखने का तरीका वही, आपके पास N1 U1 इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा N2 U2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 जूल इक्वल कितना आएगा 10⁻⁷, कितना आ जाएगा जरा बोलो, अर्घ आ जाएगा। ये किसकी यूनिट, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 जूल को कन्वर्ट करके। ठीक है, चलिए, अगर ये बात अगर समझ में आ गई है तो एक अच्छा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके आपके पास दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए आपके पास, द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल इन SI यूनिट इज, इन SI यूनिट देखा इज, ये आपके पास 128 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब 128 है, कितना है 128। अगर नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर 128 है। ठीक है, 128 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर आपके पास कन्वर्ट इट इनटू न्यू यूनिट इन विच आपके पास 50 ग्राम। ठीक है, इन विच आपके पास लिखना 50 ग्राम एंड 25 सेंटीमीटर, लिखा इज फंडामेंटल, इज फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको एक नई यूनिट में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपके पास 50 ग्राम आपका मास के लिए फंडामेंटल यूनिट बनाई गई है, और लेंथ 25 सेंटीमीटर को, लेंथ का जो यूनिट बनाया गया 25 सेंटीमीटर का बनाया गया है। कितने सेंटीमीटर का बनाया गया है 25 सेंटीमीटर का बनाया गया है। ठीक है, चलो, तो इसके ऑप्शन भी आपके पास लिख लो। ऑप्शन आपके पास अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 640, ऑप्शन में 40, 400, ऑप्शन आपके पास डी है आपके पास 16। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। करेंगे वैसे जैसे हमने अभी तक किया था, फॉर्मूला वही बिल्कुल। N1 U1 इक्वल क्या करेंगे जरा बोलो, N1 U1 इक्वल क्या करेंगे N2 U2। करने का तरीका वही है, पुराना बिल्कुल सेम, कुछ नया नहीं करना है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। बोलो N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है, ये N1 है, ये उसकी यूनिट है, कितना है 128। हमें क्या निकालना होता है N2, ये ध्यान में रहे। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपके पास, जो नई यूनिट में कन्वर्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा करके, कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू यूनिट इन विच आपके पास, ये आपके पास क्या होगा करके। ठीक है, जब आप नई यूनिट में कन्वर्ट करोगे उसका न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा ये बताना आपको। बोलो, ठीक है, आपको क्या बताना है ये ध्यान में रखना, आपको N2 बताना है, N2। ठीक है, U1 क्या है जरा बोलो, kg पर मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब, या भी इसके ओवर में भी लिख सकते हो अगर ज्यादा बेटर लगे तो मीटर क्यूब ओवर में लिख दो। ठीक, इक्वल टू N2। इसमें क्या लिखोगे जरा बोलो, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको नई यूनिट 50 ग्राम और 25 सेंटीमीटर देगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 50 ग्राम आ जाएगा, और आपके पास नीचे कितना आएगा जरा बोलो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा जरा बोलो, क्यूब आएगा, क्यूब। ये ध्यान में रहे, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ ग्राम आएगा, ग्राम की जगह कितना आएगा 50 ग्राम आएगा, और नीचे सेंटीमीटर की जगह यहाँ कितना है, मीटर की जगह क्या आएगा जरा बोलो 25 सेंटीमीटर। यूनिट तो ऐसे रहेगी ना,
25 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, करिए सॉल्व करिए, आप बताइए आपके पास क्या आएगा करके। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको न्यूमेरिकल नंबर फाइंड आउट करने हैं जब आप जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो क्या आ जाएगा जरा बोलो, 128। ये कितना है, यह 128 इंटू के जी को लिख सकते हैं आपके पास 10 की पावर आपके पास कितना, जरा बोलो 10 की पावर आपके पास 3 ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मीटर को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उसका क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 की पावर आपके पास 6 क्या लिख सकते हैं, जरा बोलो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। आगे अगर आप बढ़ोगे तो कितना आएगा, N2 आएगा, 50 ऐसी रहेगा, ग्राम ऐसी रहेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया है, ये 25 हो गया, ये यहां से 50 हो गया, 2 आ गया। ठीक, यहां से पावर ये आपके पास कैंसिल आउट होगी, तो 128 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया, 1000 आ गया, इक्वल टू हमारे पास कितना बचा है यहाँ से, यह आ गया N2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25। ठीक, 25 से ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर कितना बचेगा 128 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ जाएगा 2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो 6 और ये आ जाएगा 4, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा आपके पास कितना 6। तो 16 इंटू कितना आ जाएगा 25, नीचे कितना रहेगा 10, इक्वल टू कितना आ जाएगा N2। 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 आपका 25 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जरा बोलो 10। यहां से कितना आएगा N2, इससे कैंसिल आउट हो गया तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 हमारा क्या हो जाएगा जरा बोलो, सही ऑप्शन। ये समझ समझ में आ रहा है। मैंने कहा था आपको, अगर आपको अगर थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा है, मैंने कहा यूनिट कुछ भी बनाई जा सकती है। मतलब जो स्टैंडर्ड आप सेट करोगे ना कि आपके पास मैं लेंथ जो मेजर करूंगा कितने सेंटीमीटर से का स्टैंडर्ड बनाऊंगा, तो यूनिट आपके पास आज आपको दिख रहा था वो लेंथ आपने उसने 25 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड बनाया था, मतलब 25 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड से आपको हर चीज को मेजर करेगा वो। वैसे ही मास को 50 ग्राम से मेजर करेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जैसे हमारे आपके पास जो सब्जी वाले की दुकान में आपके पास होता है 1 किलो का बाट होता है, आधे किलो का बाट होता है, वो स्टैंडर्ड है 1 किलो आधा किलो। वैसे तो वैसे 50 ग्राम का स्टैंडर्ड आपके पास वो जो छोटे छोटे आपने बाट भी देखो उसको उसमें देखे होंगे, किसके ज्वेलर्स के शॉप में देखोगे 50 ग्राम का 100 ग्राम का ऐसे करके। तो 50 ग्राम का स्टैंडर्ड बना रखा मास को मेजर करने के लिए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ करके इस बात को। चलिए ये समझ में आई, क्या करेंगे, करना बिल्कुल वही है जहां पर आपको बोला गया है मास की जगह पर, जहां पर मास है वहां पर आपको जो बोला गया उसकी वैल्यू को रखना है और कुछ करना नहीं है नया। समझ आ रहा नहीं आ रहा। जहां पर बोला गया है अगर आप N2 जो वाला टर्म है इंटू U2 वाला जो टर्म है जहां पर बोला गया वहां पर रखिए U2 की जगह रखिए चीजों को, बाकी N2 को फाइंड आउट करिए। N2 ही आपके पास क्या होगा हमको निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने आपके पास कर लिया है कि यूनिट कुछ भी बनाई जा सकती है, जब कुछ भी बनाई जा सकती है तो उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर आपके पास थर्ड विच इज लास्ट है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर आपके पास ये 3 है। एप्लीकेशन 3 हमारी क्या थी, ये थी आपके पास टू डिराइव आपके पास क्या, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं आनी करना आपको। ठीक है, तो एक कॉमन सा एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया आपके पास क्या, इफ अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी एट द ग्राउंड वेरीज, ठीक है, वेरीज एस कैसे, v g की पावर a h की पावर b,
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो अभी तो और हो सकता है आपको रिलेशन याद भी हो, कई बार ऐसे रिलेशन बनाएगा जो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं होंगे, तो उसको फिर मेथड से निकालना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं 1/2 और आपके पास 1/2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/2 माइनस का आपके पास 1/2। फिर नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 1/2 और आपके पास ये भी माइनस का 1/2। और डी ऑप्शन हमारे पास है 1 और आपके पास 2। चार ऑप्शन है। क्या कह रहा, इफ अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम आपके पास बोला ऑफ हाइट h, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी एट द ग्राउंड बोला वेरीज, बोला आपको कैसे वेरी करती है, v g की पावर a h की पावर v। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट, ठीक है। याद है वैसे रिलेशन, एक बॉडी को ड्रॉप करते तो उसके ग्राउंड में वेलोसिटी कितनी होती है वैसे, वैसे थोड़ा बहुत याद ही आ रहा होगा, नहीं आ रहा याद, कितनी होती है वैसे वेलोसिटी ग्राउंड पे, हाँ कितनी होती है ग्राउंड पे वेलोसिटी, है तो √2gh होती नहीं होती है। चलो देखते हैं फिर, आपको फटाफट कर लेते हैं तेरा, देखो कैसे डायमेंशन की हेल्प से कैसे करना है। v इक्वल टू आप लिखोगे आपके पास कांस्टेंट लगा लो, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है फिलहाल के, लगा भी ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए h की पावर आपके पास b, इसकी डायमेंशन LT-1, दोनों तरफ डायमेंशन रखोगे, पहले कांस्टेंट यूज करोगे, दोनों तरफ डायमेंशन रखोगे, दोनों तरफ डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या आएगी LT-2, इसकी पावर कितना आ जाएगा a, ये है जरा बोलो लेंथ, ये ऐसे, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन क्या होती है LT-2 वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, ये क्या जरा बोलो लेंथ, हाइट भी है लेंथ, इसकी पावर कितना आ जाएगा b, दोनों तरफ डायमेंशन, के की डायमेंशन क्यों नहीं लिखी, के कोई कांस्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। के आपके पास LT-1, यहाँ से LT-1 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा एल की पावर आपके पास a, और टी की पावर माइनस कितना आ जाएगा 2a, और ये कितना आ जाएगा एल की पावर आपके पास b आएगा, सही से लिख लो, LT-1 एल की पावर a प्लस b, और टी की पावर माइनस कितना आ जाएगा 2a। मतलब करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है हमें, यहां से पहले इस पूरे रिलेशन में सबके डायमेंशन रखो, डायमेंशन रखने के बाद ये एल वाले टर्म को एक तरफ ऐड करो, टी वाले को एक तरफ करो, एम वाला है नहीं तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फटाफट सॉल्व कर लो। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो हम इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आइडिया आ जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के, अब ये दो डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में इक्वल है, कब होंगे, जब इसकी जो पावर है इसकी पावर के इक्वल, क्योंकि डायमेंशन का मतलब ही पावर से होता है। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ एल की पावर आपका 1 है, वहां एल की पावर क्या है जरा बोलो a प्लस बी, यहाँ जरा क्या बोलो जरा -1, और उधर क्या जरा बोलो -2a, तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यहाँ अगर वैल्यू रखोगे तो आपके पास 1/2, और आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1/2 और 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है, एक क्वेश्चन उसको करते हैं ताकि समझते हैं आपके पास, इसमें लिखना इफ मोमेंटम, इफ मोमेंटम p, मोमेंटम को बोला गया है p, ठीक है, एरिया एंड टाइम, एरिया को बोला गया a, एंड टाइम, टाइम आर टेकन टू बी, आर टेकन टू बी, आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल quantities, quantities, then the dimensional formula for, then the dimensional formula for energy is, ठीक है। जैसे हम एम एल टी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन आज ये कह रहा है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाओ, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर ये आने चाहिए,
आपको किसकी डायमेंशन बतानी है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी बताना है, ठीक है। ऑप्शन हम आपको देते हैं, एक एक करके आपको लिखिए, पी ए की पावर 1/2 टी की पावर आपके पास -1, पहला ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है पी ए की पावर -1 टी की पावर हाफ, ठीक है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है पी की पावर आपके पास हाफ ए की पावर आपके पास टी की पावर आपके पास 1, ठीक। डी ऑप्शन है पी की पावर आपके पास -हाफ ए की पावर आपके पास हाफ टी की पावर आपके पास 1। ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल √GH। अब इसमें क्या करेंगे, करेंगे इसमें भी वही, ध्यान से सुनना, मोमेंटम एरिया टाइम आर बोला, टाइम को इधर का कैपिटल टी, ठीक है। टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटी अभी तक हम मास के फॉर्म में लिख रहे थे, समझ में नहीं है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर जो भी है सब लिख रहे थे, लेकिन आज हमें एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, इन टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, मतलब एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है, पहली बात मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। कैसे डिपेंड करी पता है नहीं है, तो इसकी पावर ए लिख दो, इसकी पावर बी लिख दो, इसकी पावर सी लिख दो। फिर से सुनना, जब भी बोले ना इसको एक्सप्रेस करो इनके टर्म में, इसको एक्सप्रेस करो इनके टर्म में, तो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल दिया उसको इस तरफ लिख दो, बाकी क्वांटिटी को इधर इस तरफ लिख दो, और उनकी पावर ए बी सी लिख दो, और एबीसी जो आप आंसर निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो एबीसी निकालोगे ना पावर, यही तो कह रहा, यहाँ प्रेशर आना चाहिए, एरिया आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, कह रहा डायमेंशनल फॉर्मूले में। तो एबीसी निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ डायमेंशन एक कांस्टेंट यूज करो, कांस्टेंट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो भी आप यूज कर दो, दोनों तरफ डायमेंशन रख लो, ठीक है, दोनों तरफ डायमेंशन रख लो। बोलो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, ml² टी की पावर -2, ठीक। इस तरफ क्या आ जाएगा जरा बोलो, मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी, क्या आई थी, केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी की डायमेंशन आपके पास, केजी की मास m, मीटर आपके पास केजी मीटर पर सेकंड L-1, ये आ जाएगा मोमेंटम की डायमेंशन, इसकी पावर ए। एरिया की डायमेंशन है आपके पास L², इसकी पावर कितना आ जाएगा बी। टाइम की डायमेंशन आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, सी, ये आ जाएगा, ठीक। यहां से अगर मैंने कहा क्या करना है, ml² टी की पावर -2, ये एनर्जी की डायमेंशन ऑलरेडी लिखी हुई है। अब m की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a आएगा, l की पावर कितना आ जाएगा जरा बोलो a, इसकी पावर कितना आ जाएगा +2b, इसकी पावर कितना आ जाएगा a, इसकी पावर कितना आएगा 2b, इधर कितना आएगा t की पावर -a, इधर कितना आ जाएगा प्लस आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो c। देखो मैंने क्या कहा, इनको सबको एक साथ, l की पावर a आएगा, यहाँ l की पावर 2b आएगा, दोनों को ऐड कर दो, -a + c कर दीजिए, ठीक है। अब जरा देखो, ये दो डायमेंशनल फॉर्मूले, ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, कब इक्वल होगा, जब पावर इक्वल होंगी, मतलब फटाफट पावर को इक्वेट कर दो। यहाँ पावर m की पावर यहाँ कितनी है जरा बोलो 1, इस तरफ कितनी है जरा बोलो a, तो इसकी वैल्यू आ गई। इधर कितना आ गया, इधर 2 है वैल्यू आपके पास, a प्लस कितना है जरा बोलो 2b, तो a की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 = 1 प्लस कितना 2b, तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ से ये 1 आएगा, 1/2 आ जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं, -2 = कितना आ जाएगा, माइनस का a प्लस सी, तो -2 = कितना आ जाएगा, -1 प्लस आपके पास सी, ये इस तरफ चले जाएगा, आपके पास कितना -2 + 1 आएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब तो कहां से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हो गया हमारा आंसर आ गया। जरा देखो, मैंने कहा इसी की तो पावर लिखनी है, पी की पावर कितनी आ रही है जरा बोलो, पी की पावर कितनी आ रही है, यहाँ ए लिखा है तो 1 आ रही है, बी की इस एरिया की पावर कितनी आ रही है जरा बोलो, बी लिखा है इसकी पावर 1/2 आ रही है, टी की पावर आपके पास कितनी आ रही है जरा बोलो -1, टी की पावर कितनी आ रही है -1। तो फॉर्मूला कहीं आपका मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है जरा बोलो, मैच। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। चलो फिर, चलो एक क्वेश्चन हम आपके पास आपको नोट करा दे रहे हैं, इसको ट्राई करना और बताना आपके पास क्या आ रहा है करके, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके पास मैं होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें लिखो, इफ स्पीड, स्पीड आपके पास v, ठीक है, स्पीड v एंड फोर्स, फोर्स f, ठीक है, ठीक है, एंड एरिया, एरिया a r
आर chosen as fundamental quantity, then dimensional formula for किसके लिए, यंग मॉडुलस के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बताना है, यंग मॉडुलस का। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे लिखा दे रहा हूं ताकि आपको करने में आपके पास थोड़ा सही रहेगा। एफ आपके पास है, फिर आपके पास ए की पावर आपके पास -1, बी की पावर आपके पास 0, ठीक है, ये इसकी पावर 2 है। दूसरा एफ ए की पावर -1, बी की पावर 0, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एफ इसकी पावर 1/2, ए की पावर आपके पास -2, बी की पावर -1। डी ऑप्शन है एफ ए की पावर -1, बी की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास आपके पास क्या है, ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और देखिएगा आपके पास क्या आ रहा नहीं आ रहा करके, ठीक है। मुझे लगता है आपको, आप करोगे क्या, आपसे बोला यंग मॉडुलस की डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो यंग मॉडुलस को इन सबके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे कैसे, y प्रोपोर्शनल टू v f आपके पास a, ऐसे लिख दोगे। जैसा आपको सही लगे ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो एफ ए वी, जैसा आपको सही लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पावर आंसर सेम आएगा, एबीसी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जो पावर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख लो आप उसको। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी लिख लो। तो इस दोनों का डायमेंशन रखना, और आपके पास यंग मॉडुलस की डायमेंशन वही होगी जो स्ट्रेस की होगी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। दोनों तरफ डायमेंशन रखोगे, एबीसी की वैल्यू निकालोगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पता चल जाएगा क्या आ रहा करके, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर आपके पास एंड कर दें। नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा आपके पास वेक्टर के आपके पास तो बेसिक से आपके पास समझेंगे, आपके पास पूरा आपके पास उसमें गॉस डाइवर्जेंस आपके पास पूरे कर्ल तक हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें थ्योरम वगैरह मेंशन कर रखी है। तो हमें ग्रेडियंट भी पढ़ेंगे, कर्ल भी पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए आपके पास इस क्लास को एंड कर दें, आपके पास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी आपके पास कल। चलिए।